Hello students, I am Sonu Kasana, your SSC teacher, and this is the chapter Ruling the Countryside from the book Our Past, class 8. So let's start. You can see a picture in which Robert Clive is accepting दीवानी. यहाँ आपको रॉबर्ट क्लाइव दिखाई दे रहा है और ये कोई मुग़ल रूलर है जो इसे दीवानी दे रहे हैं. ये आपको बीच में डॉक्यूमेंट दिखाई दे रहा है. दिस इज़ द एग्रीमेंट या दिस इज़ द अपॉइंटमेंट लेटर, ऐसे मान लो आप, है ना. चलिए लेट्स स्टार्ट. दीवानी क्या होता है, क्या कंपनी दीवानी क्यों कर रही थी, क्या कर रही थी, वो सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में जानेंगे. बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है क्योंकि इसी से पता चलता है कि इंडिया कैसे कैसे गुलाम बन गया था. ये आपको इस पिक्चर के बारे में थोड़ा बता देते हैं. रॉबर्ट क्लाइव एक्सेप्टिंग दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा फ्रॉम द मुगल रूलर इन 1765. रॉबर्ट क्लाइव दीवानी को स्वीकार करते हुए, जो कि बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी थी 1765 में किसी मुग़ल शासक से. चलिए आइए हम शुरू करते हैं अपना चैप्टर जिसका नाम है द रूलिंग द कंट्रीसाइड, गांव में शासन करना. तो द कंपनी बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई. चलिए जी. ऑन 12 अगस्त 1765, 12 अगस्त 1765 को द मुगल एम्परर अपॉइंटेड द ईस्ट इंडिया कंपनी एज द दीवान ऑफ बंगाल. मुगल एम्परर यानी मुगल शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान घोषित कर दिया, बना दिया. द एक्चुअल इवेंट मोस्ट प्रोबेबली टुक प्लेस इन रॉबर्ट क्लाइव्स टेंट. जो सही में जो घटना घटी थी, मतलब जो ये हुआ था दीवानी देना, तो ये रॉबर्ट क्लाइव के टेंट में हुआ था, तंबू में हुआ था. विद अ फ्यू इंग्लिश मैन एंड इंडियंस वर एज विटनेस. वहाँ थोड़े से अंग्रेज और थोड़े से भारतीय मौजूद थे. विटनेस का मतलब होता है जो आंखों से देख रहे हो, वहाँ पर उपस्थित हों. बट इन द पेंटिंग अबाउ, लेकिन आपने पेंटिंग अभी देखी जो, द इवेंट इज शोन एज ए मजेस्टिक ओकेशन. एक महान, एक बढ़िया, जिसे कहते हैं शानदार, एक समारोह के रूप में इसे दर्शाया गया है ऊपर. टेकिंग प्लेस इन द ग्रैंड सेटिंग, है ना, जिसे जो मतलब एक भव्य समारोह के रूप में दिखाया जा रहा है कि यहाँ पर बहुत सारी एक दरबार लगा हुआ है इस तरह से, जो कि संभवतः ऐसा नहीं हुआ था. चलिए. द पेंटर वाज कमीशनड बाय क्लाइव टू रिकॉर्ड द मेमोरेबल इवेंट इन क्लाइव्स लाइफ. कमीशनड का मतलब होता है किसी को काम पे लगाना, किसी को काम पे रख लेना. तो ये जो पेंटर था, ये जो पेंटिंग बनाई है, ये किसने बनाई है? ये बनाई है एक पेंटर ने, जो कमीशन किया गया था क्लाइव के द्वारा, जिसे क्लाइव के द्वारा मतलब काम पे रखा गया था. अपनी ज़िंदगी के कुछ यादगार, है ना, कुछ स्मृतियों को जीवन की चित्रित करने के लिए, बनाने के लिए, उनका चित्र बनाने के लिए. द ग्रैंड ओके ऑफ दीवानी क्लियरली वाज वन सच इवेंट इन ब्रिटिश इमेजिनेशन. और जो ग्रांट कहते हैं अनुदान, यानी किसी चीज़ का मिलना. तो द ग्रांट ऑफ दीवानी, दीवानी का मिलना, क्लियरली वाज वन ऑफ सच इवेंट, वास्तव में एक ऐसा महत्वपूर्ण इवेंट था, मतलब एक ऐसा यादगार लम्हा था इन ब्रिटिश इमेजिनेशन, जो ब्रिटिश इमेजिनेशन में, ब्रिटिशों की जो अंग्रेज थे उनकी सोच के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो. एज दीवानी द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ द टेरिटरी अंडर इट्स कंट्रोल. एज दीवान के रूप में द कंपनी बिकम द चीफ फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर. जो कंपनी थी वो क्या बन गई? मुख्य आर्थिक प्रशासक ऑफ द टेरिटरी, राज्य की, अंडर इट्स कंट्रोल, उसके ही कंट्रोल में आ गया था वो. नाउ इट had to think of administering the land and organizing its revenue resources. Now, अब it had to think, इसे सोचना था, of administering, प्रशासन चलाने के बारे में, उसे मैनेज करने के बारे में, the land, ज़मीन को, and organizing its revenue, और इसका जो revenue था, इसका जो राजस्व था, उसे राजस्व स्रोत थे, रिसोर्सेज थे, उन्हें ऑर्गेनाइज करने के बारे में.
ऑर्गेनाइज मतलब उन्हें व्यवस्थित करने के बारे में। दिस हैड टू बी डन इन अ वे दैट कुड यील्ड इनफ रिवेन्यू, और यह ऐसे किया जाना था कि जिससे अच्छा खासा रिवेन्यू राजस्व मिल सके। एक्सपेंसेस ऑफ कंपनी, कंपनी के जो बढ़ते खर्च थे उन्हें पूरा करने के लिए। टू मीट का मतलब होता है पूरा करना। अ ट्रेडिंग कंपनी हैड आल्सो टू एंश्योर दैट इट कुड बाई द प्रोडक्ट इट नीडेड एंड सेल व्हाट इट वांटेड। हाँ, ध्यान से देखेंगे। अ ट्रेडिंग कंपनी, एक व्यापारिक कंपनी, हैड आल्सो टू एंश्योर, को ये भी आश्वस्त करना था दैट इट कुड बाई, कि ये खरीद सके, द प्रोडक्ट्स, उन चीज़ों को, इट नीडेड, जिसकी उसे ज़रूरत है, एंड सेल व्हाट इट वांटेड, और वो बेच सके जो वह चाहती है ना। जिन चीज़ों की उसे ज़रूरत है वह उसे खरीद सके, और जो वह चाहती है उन्हें बेच सके। कंपनी को इस चीज़ का भी ध्यान रखना था। ओवर द ईयर्स, सालों तक, द कंपनी आल्सो लर्न दैट, कंपनी ने यही सीखा, इट हैड टू मूव विद सम कॉशन, कि उसे कुछ सावधानियों के साथ आगे बढ़ना है। कॉजन कहते हैं, कॉजन सावधानियाँ, है ना। बीइंग एन एलियन पावर, एक बाह्य शक्ति होने की वजह से, एलियन कहते हैं बाह्य, जो बाहर से आई हो, बाह्य शक्ति होने से, इट नीडेड टू पैसिफाई, उसे ये पैसिफाई भी करना था, दोज हु इज इन द पास्ट, जो भूतकाल पास्ट में थे, हैड रूल कर चुके हैं, द कंट्री साइड, गाँव में, एंड एन्जॉयड अथॉरिटी एंड प्रेस्टीज, कि जिन्होंने अथॉरिटी को यानी कि ताकत को, और प्रेस्टीज यानी सम्मान को, का आनंद उठाया है, सम्मान से रहे हैं। दोज हु हैड हेल्ड लोकल पावर, और उन्हें भी उसे मतलब वो करना था, क्या बोलते हैं उसको, सेटिस्फाई करना था, जो जिनके पास लोकल पावर थी, हैड टू बी कंट्रोल, जो कंट्रोल कर रहे थे लोकल पावर को, बट दे कुड नॉट बी एंटायरली एलिमिनेटेड, लेकिन उन्हें पूरी तरह से एलिमिनेट नहीं किया जा सकता था, मतलब हटा नहीं जा सकता था। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये सब कैसे होगा। इन दिस चैप्टर वी विल सी हाउ द कंपनी कम टू कोलोनाइज द कंट्री साइड, हम इस अध्याय में देखेंगे कि कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्र को किस तरह से कोलोनाइज किया, ऑर्गेनाइज किया रिवेन्यू रिसोर्सेज को, रीडिफाइन द राइट्स ऑफ पीपल, लोगों के अधिकारों को फिर से घड़ा, रीडिफाइन किया, एंड प्रोड्यूस द क्रॉप इट वांटेड, और प्रोड्यूस कराया उन फसलों को जिन्हें वो चाहती थी, कंपनी चाहती थी। रेवेन्यू फॉर द कंपनी, कंपनी के लिए रेवेन्यू यानी कि राजस्व। द कंपनी हैड बिकम द दीवान, कंपनी दीवान बन गई, बट इट स्टिल सा इट सेल्फ प्राइमरली एज ए ट्रेडर, लेकिन वो अभी भी अपने आप को मुख्य रूप से व्यापारिक मानती थी। इट वांटेड अ लार्ज रिवेन्यू, इसे ज़्यादा रिवेन्यू चाहिए था, रिवेन्यू इनकम चाहिए थी, बट वाज अनविलिंग टू सेट अप एनी रेगुलर सिस्टम, लेकिन वह किसी रेगुलर सिस्टम को यानी लगातार जो बंदोबस्त था उस व्यवस्था को बनाने के लिए अनविलिंग थी, यानी अनुच्छुक थी, इच्छा नहीं थी। ऑफ असेसमेंट एंड कलेक्शन, असेसमेंट करने के लिए और कलेक्शन करने के लिए, है ना। द एफर्ट वाज टू इंक्रीज द रिवेन्यू, और रिवेन्यू को इंक्रीज करने के लिए एफर्ट जो थे वो ये थे, वो किए, एज मच एज इट कुड एंड बाई फाइन कॉटन, कि वो ज़्यादा से ज़्यादा कर सके और अच्छा कॉटन खरीद सके, एंड सिल्क क्लॉथ, और सिल्क के कपड़े, एज चीपली, उतने सस्ते, एज पॉसिबल, जितने हो सकते थे। यानी उसने जो रिवेन्यू था उसे बढ़ाने के हर संभव प्रयास किए, और जितने जो कॉटन था या सिल्क का कपड़ा था उन्हें जितना सस्ता वह खरीद सकती थी कंपनी, वो उतना खरीदने की कोशिश की। विद इन 5 years, 5 साल में, द वैल्यू ऑफ गुड्स, चीज़ों की जो कीमत थी, ब्रॉट बाई द कंपनी, जो कंपनी खरीदती थी, इन बंगाल में डबल्ड, वो दुगनी हो गई। 5 साल में जिन चीज़ों को कंपनी खरीदती थी
उनकी कीमत डबल हो गई। बिफोर 1865, 1865 से पहले द कंपनी हैड परचेड गुड्स इन इंडिया, कंपनी जो है भारत में जो चीज़ें खरीदती थी बाय इम्पोर्टिंग गोल्ड, सोने का निर्यात करके, सॉरी आयात करके, मतलब मंगा करके, एंड सिल्वर और चांदी फ्रॉम ब्रिटेन, ब्रिटेन से। पहले क्या होता था, कंपनी यहाँ चीज़ें खरीदने के लिए, ये हमने पिछले चैप्टर में भी पढ़ा है कि कंपनी को यहाँ इंडिया में चीज़ें खरीदने के लिए क्या करना पड़ता था, ब्रिटेन से सोना चांदी मंगाना पड़ता था बदले में देने के लिए। लेकिन जब उसने वो रेवेन्यू कलेक्टर बन गए तो उसके बाद जो रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी से उसने वो चीज़ें खरीदना स्टार्ट कर दी। ठीक है, तो यहाँ से सारा गेम चेंज हुआ, फिर अब उन्हें उसकी ज़रूरत भी नहीं थी मंगाना, इम्पोर्ट करने की। तो नाउ द रेवेन्यू कलेक्टेड इन बंगाल कुड फाइनेंस द परचेज ऑफ गुड्स फॉर एक्सपोर्ट। अब चीज़ें ब्रिटेन में बेचने के लिए जो भी बंगाल में रेवेन्यू कलेक्ट होता था उसी से उसका मोल चुका दिया जाता था, फाइनेंस कर दिया जाता उन्हें उन चीज़ों को। सून इट वॉज क्लियर दैट, और जल्द ही ये साफ हो गया, द बंगाल इकोनॉमी वाज फेसिंग अ डीप क्राइसिस, कि जो बंगाल की जो राजस्व व्यवस्था है, राजस्व व्यवस्था वो एक मतलब गहरे नुकसान में है, वो ज़्यादा नुकसान में जा चुकी है। आर्टिसंस वर डेजर्टिंग विलेजेस, जो आर्टिसंस थे वो गांव छोड़ करके जा रहे थे। सिंस दे वर बीइंग फोर्स्ड टू सेल देयर गुड्स, क्योंकि उनकी जो चीज़ें हैं उन्हें बेचने के लिए फोर्स किया जा रहा था, टू द कंपनी को एट लो प्राइजेस, निचली कीमत पर, मतलब कम कीमत पर उन्हें चीज़ें बेचने के लिए बलपूर्वक कहा जा रहा था, फोर्स किया जाता। पीजेंट्स वर अनेबल टू पे द ड्यूज दैट वर बीइंग डिमांडेड फ्रॉम दैम, और जो किसान थे वो अनेबल थे, मतलब योग्य नहीं थे उस ड्यूज़ को पे करने के लिए, उन जो उसके उनके पास ऊपर जो ऋण था उसे देने के लिए जो कि उनसे मांगा जा रहा था कंपनी से, है ना। आर्टिसनल प्रोडक्शन वाज इन डेक्लाइन, और जो कलाकार थे, जो कलाकारी का काम करते थे, वो उनका प्रोडक्शन जो था वो गिरावट पे था। एंड एग्रीकल्चर कल्टीवेशन शोड साइन ऑफ कोलैप्स, और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन थी, यानी जो कृषि की भूमि थी, वो कोलैप्स होती जा रही थी, कम होती जा रही थी, सुकड़ती जा रही थी। देन इन 1770, तब 1717 में अ टेरिबल फेमाइन किल्ड 10 मिलियन पीपल इन बंगाल, एक भयानक 10 मिलियन लोग बंगाल में मरे। अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, लगभग 1/3 जनसंख्या समाप्त हो गई, है ना। ये देख लेते हैं, ये थोड़ा नीचे एक पिक्चर दिखाया गया है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताया गया है, मैं आपको बता देता हूँ, एक बार सुन लीजिए ध्यान से। अ वीकली मार्केट इन मुर्शिदाबाद इन बंगाल, पीजेंट एंड आर्टिसंस फ्रॉम रूरल एरियाज रेगुलरली कम टू दिस वीकली मार्केट्स। वीकली मार्केट्स को हाट कहा जाता था, हाट जो सप्ताह में एक बार लगते थे, टू सेल देयर गुड्स, अपनी चीज़ों बेचने के लिए, एंड बाई वॉट दे नीड, और जो वो खरीदना चाहते थे वो खरीदने के लिए। दीज मार्केट्स वर बैडली अफेक्टेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस, और ये जो बाजार थे जब मंदी आई तब ये बुरी तरह से प्रभावित हुए। चलिए क्वेश्चन भी ले लेते हैं, एक शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ले लेते हैं कि व्हाट पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप आउट, व्हाट पार्ट, ऐसे लिखेंगे व्हाट, WHAT, व्हाट पार्ट, PART, पार्ट ऑफ पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट इन 1770, इन 1770, कि कितना हिस्सा वाइप आउट हो गया था 1770 में। आंसर लिख देंगे अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट, अबाउट 1/3 ऑफ द पॉपुलेशन वाज वाइप्ड आउट। ओके, चलिए जी, और एक क्वेश्चन आप ये ले लीजिए, जस्ट सेकेंड, यस,
यहाँ से द कंपनी हैड बिकम द दीवान। ओके, इसमें आप द कंपनी को ब्लैंक कर देंगे, द कंपनी को ब्लैंक कर देंगे, हैड बिकम द दीवान, तो बस ये आप लिखेंगे और इसमें ब्लैंक में आप फिर आंसर लिखेंगे द कंपनी। चलिए जी नेक्स्ट चलिए चलते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव, चार्ल्स कॉर्नवालिस है। रॉबर्ट क्लाइव ऊपर था, ये चार्ल्स कॉर्नवालिस है, ये बाद में वायसराय बना होगा। चलो देख लेते हैं। द नीड टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर। अब एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करने की ज़रूरत थी, है ना, क्योंकि एग्रीकल्चर ख़त्म होती जा रही थी। इफ़ द इकोनॉमी वाज इन रूइन, अगर इकोनॉमी अर्थव्यवस्था समाप्त होने पर थी, यानी नष्ट हो जाती, कुड द कंपनी बी सर्टेन ऑफ इट्स रिवेन्यू इनकम, क्या कंपनी का रिवेन्यू आता रहता? अगर खेती नहीं रहती तो रिवेन्यू आता कहाँ से? द मोस्ट कंपनी ऑफिशियल्स बिगन टू फील दैट इन्वेस्टमेंट इन लैंड हैड टू बी encouraged एंड एग्रीकल्चर हैड टू बी इम्प्रूव्ड। ज़्यादातर कंपनी के अधिकारियों को लगने लगा था कि जो ज़मीन पर उन्हें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, उसे प्रोत्साहन देना चाहिए, और जो कृषि है उसे सुधारने की ज़रूरत है, कृषि को सुधारा जाना चाहिए। हाउ वॉज दिस टू बी डन, ये सब कैसे किया जाना था? आफ्टर 2 decades ऑफ डिबेट ऑन द क्वेश्चन, इस पर्सन पर 2 डिकेड तक यानी 20 सालों तक, हिंदी में 2 दशक बोलते हैं इसको, 2 दशकों तक चर्चा होने के बाद द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। कंपनी ने बिल्कुल 2 दशकों तक सोचने के बाद में कंपनी ने स्थायी बंदोबस्त लागू किया 1793 में। ठीक है, तो एक क्वेश्चन यहाँ से ले लीजिए। वैन से स्टार्ट करेंगे। वैन वॉज ओके, वैन वॉज yes the company introduced the permanent settlement. When was the company introduced the permanent settlement? Okay, फिर आंसर लिख देंगे द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। क्लियर हो गया? व्हेन वॉज द कंपनी इंट्रोड्यूस्ड परमानेंट सेटलमेंट, और आंसर हो जाएगा द कंपनी फाइनली इंट्रोड्यूस द परमानेंट सेटलमेंट इन 1793। चलिए जी आ जाइए। बाई द टर्म्स ऑफ द सेटलमेंट, और सेटलमेंट का अर्थ है, बंदोबस्त का अर्थ है, द राजाज एंड द तालुकदार, जो राजा थे और तालुकदार थे, वर रिकॉग्नाइज्ड एज जमींदार, उन्हें जमींदार बना दिया गया। दे वर आस्क्ड टू कलेक्ट रेंट फ्रॉम द पीजेंट, और उन्हें किसानों से रिवेन्यू इकट्ठा करने के लिए कहा गया, टैक्स कर लेने के लिए कहा गया। एंड पे रिवेन्यू टू द कंपनी, और कंपनी को रिवेन्यू देंगे। जो राजा और तालुकदार थे, जिन्हें अब जमींदार कहा गया, उन्हें कहा गया कि आप किसानों से कर वसूल करो और हमें दो, आप हमें दो, है ना, ऐसे। द अमाउंट टू बी पेड वॉज फिक्स्ड परमानेंटली, और जो अमाउंट था यानी जो रकम थी वो फिक्स कर दी गई, वो निश्चित कर दी गई हमेशा के लिए। दैट इज़ इट वॉज नॉट टू बी इंक्रीज एवर इन फ्यूचर, इसका मतलब था कि ये भविष्य में कभी बढ़ाई नहीं जाएगी। ठीक है। इट वॉज फेल्ट दैट, और इससे अनुभव हुआ, इससे लगा, दिस वुड एंश्योर ए रेगुलर फ्लो ऑफ रिवेन्यू, कि इससे एक लगातार राजस्व आता रहेगा इनटू द कंपनीज कोफरर्स, एंड एट द सेम टाइम एनकरेज द जमींदार टू इन्वेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड। कंपनी के खाते में हमेशा रिवेन्यू आता रहेगा, और साथ साथ जमींदार जो हैं उन्हें ज़मीन को सुधारने के लिए इन्वेस्टमेंट करने के लिए कहा गया। सिंस द रिवेन्यू डिमांडेड ऑफ द स्टेट वुड नॉट बी इंक्रीज, क्योंकि जो रिवेन्यू लगाया गया है वो बढ़ाया नहीं जाएगा, वुड नॉट बी इंक्रीज, द जमींदार वुड बेनिफिट फ्रॉम इंक्रीज प्रोडक्शन फ्रॉम द लैंड। तो अब अगर ज़मीन से प्रोडक्शन बढ़ेगा तो जो जमींदार हैं उनका फ़ायदा होगा। समझा ये बात? मान लो अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा तो
जमींदार की जो इनकम है वो भी बढ़ेगी। मान लो पहले कोई पीजेंट 500 रुपये का अनाज उगाता था और 500 का 50% वो 250 रुपये देता था मान लो कंपनी को, और अगर उसकी इनकम बढ़ कर के 700 रुपये हो जाए या 1000 रुपये हो जाए, तो 700 रुपये पर वो और कंपनी को उसे 250 ही रुपये चुकाना है ना। किसको? जो ज़मींदार है वो कंपनी को 250 रुपीज़ ही पे करेगा, और उसकी इनकम अगर पीजेंट की बढ़ करके 700 रुपये हो जाए तो फिर वो ज़मींदार को पे करेगा 350, और ये जो ज़मींदार है वो कंपनी को पे करेगा 250। तो इसमें 100 रुपये का बेनिफिट हो जाएगा ज़मींदार को। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम क्या करो, इतने कहो कि भाई इसमें थोड़ा इन्वेस्टमेंट करें ज़मीन में। ठीक है, चलिए जी, इजी है। हाँ, अब ले लेते हैं हम ये, चलिए द प्रॉब्लम आती है। उसने पूछा कि समस्या, इससे भी समस्या आएगी, ऐसा नहीं है कि कहीं समस्याएं ना आई। चलो अब समस्या के बारे में पढ़िए थोड़ा सा। इससे जो आपका रेगुलर ये था परमानेंट सेटलमेंट, इसमें क्या प्रॉब्लम आई? द परमानेंट सेटलमेंट हाउएवर क्रिएटेड प्रॉब्लम्स। जो परमानेंट सेटलमेंट था उसमें भी परेशानी आने लगी। द कंपनी ऑफिशियल सून डिस्कवर्ड दैट, और कंपनी के जो अधिकारी थे उन्हें जल्दी पता चला कि दैट द जमींदार्स वर इन फैक्ट नॉट इन्वेस्टिंग इन द इम्प्रूवमेंट ऑफ लैंड। जो जमींदार हैं वो ज़मीन के इम्प्रूवमेंट के लिए इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। द रिवेन्यू दैट हैड बीन फिक्स्ड, जो रिवेन्यू निश्चित कर दिया गया था, वाज सो हाई, वह इतना ज़्यादा था, दैट द जमींदार फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू पे, कि ज़मींदारों को देना भी मुश्किल हो रहा था। एनीवन हु फेल्ड टू पे द रिवेन्यू, और जो भी रिवेन्यू देने में असफल हो जाता था, लॉस्ट हिज जमींदारी, उसकी जमींदारी छीन ली जाती थी, वह अपनी जमींदारी खो देता था। न्यूमेरियस जमींदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शंस ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी, और बहुत सारी, न्यूमेरियस कहते हैं ए नंबर ऑफ, मतलब कई सारियाँ, बहुत सारी जमींदारी जो थी उन्हें सोल्ड कर दिया गया, बेच दिया गया एट ऑक्शन। ऑक्शन कहते हैं मतलब उसे कहते हैं नीलामी में कंपनी के द्वारा, जो कंपनी नीलामी ऑर्गेनाइज करती थी उनमें बहुत सारी जिम्मेदारियों को बेच दिया गया, है ना। तो यहाँ एक आप फिल इन द ब्लैंक्स ले लीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स में हो जाएगा न्यूमेरियस जिम्मेदारी वर सोल्ड ऑफ एट ऑक्शन, इसमें ऑक्शन वाला ब्लैंक करेंगे, बाकी यहाँ तक लिखेंगे न्यूमेरियस जिम्मेदारीज वर सोल्ड ऑफ एट ब्लैंक ऑर्गेनाइज्ड बाय द कंपनी। ठीक है, चलिए जी, दूसरा आपका ब्लैंक हो गया। बाय द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 19th सेंचुरी द सिचुएशन चेंज, और 19वीं शताब्दी के पहली दशक तक स्थितियां बदल गई। द प्राइस इन द मार्केट रोज, बाजार में कीमतें बढ़ गई। एंड कल्टीवेशन स्लोली एक्सपेंडेड, और जो कल्टीवेशन था वो धीरे धीरे बढ़ने लगा। दिस मीन्ट एन इंक्रीज इन द इनकम ऑफ द जमींदार्स, इसका मतलब था कि जमींदारों की जो इनकम थी उसमें बढ़ोतरी, वो बढ़ रही थी। बट नो गेन फॉर द कंपनी, लेकिन कंपनी के लिए कोई बढ़ोतरी नहीं हो रही थी। सिंस इट कुड नॉट इंक्रीज अ रिवेन्यू डिमांड, क्योंकि वो रिवेन्यू तो बढ़ा नहीं सकती थी, उसने पहले ही मना कर दिया था कि ये तो फिक्स हो गया। दैट हैड बीन फिक्स्ड परमानेंटली, क्योंकि वो पहले ही फिक्स कर दिया गया था ना परमानेंटली, हमेशा के लिए स्थायी बंदोबस्त लागू कर दिया। इवन द जमींदार्स डिड नॉट हैव एन इंटरेस्ट इन इम्प्रूविंग द लैंड, हालांकि जमींदार जो थे वो ज़मीन को सुधारने में इंटरेस्टेड नहीं थे, उन्हें रुचि नहीं थी, लेकिन फिर भी ज़मीनों में लोगों ने अपना कर दिया, फिक्स हो गई ना, तो जो पीजेंट्स है वो अपने आप से मेहनत करने लगे, तो थोड़ी इनकम ज़्यादा होने लगी, तो ज़मींदारों की इनकम बढ़ गई, इससे कंपनी को तो परेशानी होनी थी। सम हैड लॉस्ट देयर लैंड्स, कुछ की ज़मीन चली गई इन द अर्ली ईयर्स ऑफ द सेटलमेंट, जो स्थायी बंदोबस्त के शुरुआती सालों में। अदर्स नाउ सो द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग विदाउट द ट्रबल एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और जो दूसरे थे, अन्य जो बचे हुए थे, उन्हें दिख रहा था, वे नाव सा उन्होंने अब देखा द पॉसिबिलिटी ऑफ अर्निंग, कि कमाई की संभावनाएं हैं, विदाउट द ट्रबल,
बिना किसी समस्या के, एंड रिस्क ऑफ इन्वेस्टमेंट, और ना ही इन्वेस्टमेंट का रिस्क है। एज लॉन्ग एज द जिमीदार्स कुड गिव आउट द लैंड, जैसे जो जमींदार हैं वो ज़मीनों को देंगे टू टीनेंट, छोटे किसानों को, एंड गेट रेंट, और उनसे क्या लेंगे, रेंट लेंगे, उनसे किराया लेंगे। टीनेंट्स छोटे किसान होते हैं, पीजेंट किसान होते हैं, टीनेंट्स किराएदार, मान लो किराएदार भी कहा जाता है उनको, टीनेंट्स को। दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन इम्प्रूविंग द लैंड, वो ज़मीन को इम्प्रूव करने में इंटरेस्टेड नहीं थे। अब छोटी सी एक एक्टिविटी है, इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं क्या कर रहा है। वाई डू यू थिंक कोलब्रुक इज कंसर्न विद द कंडीशन ऑफ द अंडर रेट्स इन बंगाल? रीड द प्रीसीडिंग पेजेस एंड सजेस्ट पॉसिबल रीजन। छोड़िए, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। चलिए आज आपको कोड भी बता देते हैं। आज की वीडियो का कोड रहेगा ZA, और जोन से जिस टाइम आप देख रहे हैं ना, जो भी टाइम हो रहा है आपका वो टाइम, जैसे 8 बजे देख रहे हैं तो 8, 9 बजे देख रहे हैं तो 9, 10 बजे देख रहे हैं तो 10, जो भी आप टाइम देख रहे हैं, ठीक है, वो लिखेंगे बस। चाहे AM है या PM है, बस वही टाइम आपको डालना है, ZA लिख करके। ओके, थैंक यू वेरी मच।